हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप समूह अंडमान निकोबार। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने अंडमान निकोबार पढ़ लिया था। कल हमने पढ़ा था लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, पैमन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, न्यू मूर द्वीप और जो भाई मांजुली द्वीप। इन सभी के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो आज उनके बारे में थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, लक्षद्वीप जो है ये क्या है, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। ठीक है, इसके अंदर जो द्वीपों का समूह है वो कितने द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह है। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में देखना इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, कारावती, कावारत्ती, कावारत्ती। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, कावारत्ती है। ठीक है, और जो लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, मिनिकोय द्वीप। वो कौन सा है, मिनिकोय द्वीप। इसके बाद में देखना जो 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है। यानी कि मिनिकोय जो है वो भी क्या है, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। लेकिन मिनिकोय को छोड़कर जो संपूर्ण लक्षद्वीप है, मिनिकोय और जो संपूर्ण लक्षद्वीप है उसको कौन सा चैनल अलग करता है, 9 डिग्री चैनल, यानी कि 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में देखना 8 डिग्री जो चैनल है वो क्या करता है, वो मिनिकोय को मालद्वीप से अलग करता है, मिनिकोय को मालद्वीप से अलग करता है। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में हमने पढ़ा था जो अदर जो अन्य द्वीप थे कौन कौन से, श्रीहरिकोटा द्वीप, मांजुली द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, मांजुली द्वीप, पम्बन द्वीप और न्यू मूर द्वीप और अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, उसके बाद में देखो देखो हमने पढ़ा था श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप है ये क्या है, आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। आंध्र प्रदेश के तट और बंगाल की खाड़ी पर कौन सा द्वीप स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, उसके बाद में देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिखर धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप के अंदर है, श्रीहरिकोटा द्वीप के अंदर है। और जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो क्या है, वो एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा द्वीप में है। ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद में देखना जो श्रीहरिकोटा द्वीप है इसके अंदर क्या है, पुलिकट झील। श्रीहरिकोटा और पुलिकट झील इसके मध्य में, पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के मध्य में क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है, पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के मध्य में कौन सा द्वीप स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, समझ में आई बात। ठीक है, और जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है, पुलिकट झील है। उसके बाद में देखना पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप क्या है, इसे राम सेतु द्वीप का भाग बताया जाता है। राम सेतु द्वीप कौन सा है, जो रामायण काल में वानरों द्वारा जो द्वीप बनाया गया था वो कौन सा था, राम सेतु द्वीप। और इस राम सेतु द्वीप को ही क्या कहते हैं, आदम ब्रिज भी कहते हैं, आदम ब्रिज भी कहते हैं। तो जो पम्बन द्वीप है वो कहाँ पे है, राम सेतु ब्रिज के ऊपर है, राम सेतु ब्रिज का ही भाग है। ठीक है, और इसमें क्या है, कौन सा शहर है, रामेश्वरम शहर इसके अंदर है। जो पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप में कौन सा शहर बसा हुआ है, रामेश्वरम द्वीप स्थित है। ठीक है, और ये जो पम्बन द्वीप है ये कौन सी खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है। और जो मन्नार की खाड़ी है वो कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। और मन्नार की खाड़ी के अंदर क्या है, पम्बन द्वीप है। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में देखो न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप क्या है, इसमें कुछ नहीं याद रखना, इसकी स्थिति याद रख लो कि न्यू मूर द्वीप कहाँ है। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और जो न्यू मूर द्वीप है, भारत और बांग्लादेश का विवाद इसके ऊपर चलता रहता है। ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद में देखना अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है, ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर आगे
कौन सा द्वीप है? अब्दुल कलाम द्वीप है। और इस अब्दुल कलाम द्वीप पर ही मिसाइल परिक्षेपण केंद्र स्थित है, यानी कि जो भी मिसाइलों का परिक्षेपण होता है, परीक्षण होता है, वो कहां से होता है? अब्दुल कलाम द्वीप से होता है। मिसाइलों का परीक्षण कौन से द्वीप से होता है? अब्दुल कलाम द्वीप से। अब्दुल कलाम से याद रखना कि अब्दुल कलाम ने क्या बनाई थी? मिसाइलें बनाई थी। तो मिसाइलों का परीक्षण केंद्र कौन से द्वीप में है? अब्दुल कलाम द्वीप में है, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में देखना मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप में, मांजुली जो द्वीप है वो क्या है? भारत का या दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो नदी पर निर्मित है। जो कहां पर है? नदी पर निर्मित द्वीप है। नदी पर निर्मित दुनिया का एकमात्र द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप है। और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पर है? असम के अंदर है, असम राज्य के अंदर है। और इसे असम राज्य का 35वां जिला भी घोषित कर दिया गया। तो द्वीपीय जिला भी कौन सा हुआ? भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला कौन सा है? मांजुली द्वीप है। समझ में आई बात? इतना हमने पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अपन ने पिछली वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, कल वाली क्लास में हमने लक्षद्वीप भी पढ़ लिया था, श्रीहरिकोटा द्वीप भी पढ़ लिया था, पवन द्वीप भी पढ़ लिया था, न्यू म्यूर द्वीप भी पढ़ लिया था, अब्दुल कलाम द्वीप भी पढ़ लिया था और माजुली द्वीप भी पढ़ लिया था। तो अपना जो द्वीप है वो समाप्त होता है। तो भारत के धरातल को जिन भागों में बांटा गया था उनमें से लगभग हमने सभी कंप्लीट कर लिए। लगभग क्या हमने कंप्लीट ही पढ़ लिए। कौन कौन से? पहला हमने पर्वत पढ़ा था। पर्वत के अंदर हमने हिमालय पढ़ा था। हिमालय में ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय को हमने पढ़ लिया था। तो पर्वतीय क्षेत्र हमने पढ़ लिया था। पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया। फिर उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान भी अपन ने पढ़ लिया था। उत्तर का विशाल मैदान भी पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा जो कौन सा था? प्रायद्वीपीय पठार को भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के बाद में हमने पढ़ा था चौथा जो पॉइंट है, पहाड़ियां भी पढ़ ली थी, लेकिन चौथा जो तटीय मैदान, जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को हमने पढ़ लिया था। और पांचवा हमने पढ़ा था द्वीप। तो भारत के धरातल को जिन भागों में विभाजित किया गया था उनको हमने लगभग सभी को अब तक की क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। और जिसने भी भाई ने ये वाली क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार देख लो, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। इनसे बाहर शायद से कोई एग्जाम के अंदर नहीं जाएगा। एसएससी का जितना भी एग्जाम है बहुत ही सफिशिएंट है और बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाया गया है। ठीक है, तो इन सभी क्लासों को आप देख लेना। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भूगोल में मृदा। नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक जो है वो क्या है हमारा? मृदा या मिट्टी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मृदा या मिट्टी। देखो, मिट्टी में देखना, जो भूमि है, भूमि की जो ऊपर वाली सतह होती है, ऊपर वाली जो भी सतह होती है, जहां पर देखो ऊपर क्या है? दानेदार अपने को रेत मिलता है, उससे नीचे जाएंगे तो थोड़ी चिकनी मिट्टी मिलती है, और उससे नीचे जाएंगे तो थोड़ी बजरी मिलती है, और नीचे जाएंगे जैसे बोरिंग वगैरह करते हैं तो उसमें पहाड़ या पत्थर भी आ जाते हैं। तो मृदा क्या है? जो भूमि की ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मिट्टी या मृदा कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, भूमि की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। समझ में आई बात? ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखना, मृदा के अध्ययन या मृदा या मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान भी कहते हैं। मृदा विज्ञान
या पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी, इसे क्या कहते हैं, पेडोलॉजी भी कहते हैं। अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में लिखना जो मृदा है, मृदा क्या है, मृदा को 5 भागों में बांटा गया। देखो मृदा के 5 भाग कौन कौन से हैं, ये मान लो कि अपना मिट्टी का एक भाग है, तो मिट्टी में यहाँ पे क्या है, ऊपर अपने पेड़ पौधे फसल वगैरह उगती है, फसल वगैरह उगती है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, हैरी जोन, हैरी जोन ओ, हैरी जोन ओ, हैरी जोन ओ, ठीक है। देखो एक बार, एक मिनट रुको, हैरी जोन ओ, होरिजोन, होरिजोन, ठीक है। देखो इसको क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में देखना, मृदा को यानी कि मिट्टी की 5 परतें पाई जाती, 5 परतें पाई जाती है। देखो 5 परतें कौन कौन सी हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं। उससे पहले देखो, ये मान लो कोई मृदा है, ये मृदा की परत है, ठीक है। इसमें देखना जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ पे क्या होती है, फसल उगती है, फसल के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं, ऊपरी सतह में होते हैं, ठीक है। इनकी यहाँ पे जड़ें होती है, छोटे पौधों की जड़ें यहाँ तक होती है, बड़े पौधों की जड़ें थोड़ा नीचे तक होती है, ठीक है। ये यहाँ पे जड़ें हैं, ठीक है। तो ये ऊपरी वाला जो हिस्सा है, ये उपजाऊ मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं, होरिजोन ओ, इसको क्या कहते हैं, होरिजोन ओ, ठीक है। उसके बाद का जो क्षेत्र है जहां पेड़ पौधों की पेड़ की नहीं, पौधों की जो जड़ें जाती है, इसे क्या कहते हैं, होरिजोन, होरिजोन ए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, परत है, मृदा की 5 परतें हैं। पहली परत कौन सी है, होरिजोन ओ, होरिजोन ए इसकी दूसरी परत है। उसके बाद में जो बड़े वृक्ष हैं, बड़े वृक्षों की जो परत आती है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े वृक्षों की क्या आती है, जड़ें आती है, इसे क्या कहते हैं, होरिजोन, होरिजोन बी, होरिजोन बी। उसके बाद में ये वाला क्षेत्र है जो कि फसल के लिए उपजाऊ नहीं है, यहाँ पे क्या है, जल की मात्रा पाई जाती है और अन्य धातु वगैरह की मात्रा जो पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है, होरिजोन बी के अंदर, होरिजोन सी के अंदर, ठीक है। ये वाली परत क्या है, खाली होती है, इसमें भी क्या होती है, मिट्टी पाई जाती है, और ये कौन सी है, होरिजोन सी। और जो लास्ट वाली है जहां पे पत्थर पाए जाते हैं, जहां पे क्या पाए जाते हैं, मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, ये वाली मृदा की जो परत है वो क्या कहलाती है, होरिजोन आर, होरिजोन आर। समझ में आई बात। तो मृदा की कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। मृदा की कितनी परतें हैं, 5 मृदा की परतें हैं, मृदा की परतें। तो 5 परतें कौन कौन सी है, पहली है होरिजोन ओ, दूसरी है होरिजोन ए, तीसरी है होरिजोन बी, और तीसरी है होरिजोन सी, और 5वीं और लास्ट कौन सी है, होरिजोन आर, होरिजोन आर। तो समझ में आई बात। पहली परत कौन सी है, होरिजोन ओ, दूसरी परत कौन सी है, होरिजोन ए, और तीसरी परत होरिजोन बी, चौथी परत कौन सी है, होरिजोन सी, और 5वीं और लास्ट जो परत है वो कौन सी है, होरिजोन आर। समझ में आई बात कि मृदा की परतें, मृदा के अंदर कितनी परतें पाई जाती हैं, 5 परतें पाई जाती है, और 5 परतें कौन कौन सी है,
होरिजोन ओ, होरिजोन ए, होरिजोन बी, होरिजोन सी और होरिजोन आर। समझ में ये बात? ये वाली बात समझ में आई? देखो इसको मैं मिटा दूं। देखो इसके बाद में देखना जो होरिजोन ए है, पहली जो होरिजोन ओ है, होरिजोन ओ है, ये क्या है? ये इसे ह्यूमस भी कहते हैं। ऊपरी जो सतह है मृदा का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? होरिजोन ओ। तो इसमें लिखना यह है मृदा का ऊपरी भाग है, यह मृदा का ऊपरी या बाहरी वाला भाग, जो ऊपर ऊपर वाला ये बाहर वाला जो भाग दिखाई देता है ये क्या है? होरिजोन ओ। मृदा का ऊपरी भाग है, ठीक है। इसे ह्यूमस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ह्यूमस भी कहते हैं। इसे ह्यूमस भी कहते हैं। ह्यूमस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ह्यूमस भी कहते हैं। होरिजोन ओ क्या है? मृदा का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? होरिजोन ओ कहलाता है। और इसके अंदर क्या है? ह्यूमस ओ। इसे ह्यूमस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ह्यूमस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखना दूसरा पॉइंट, होरिजोन, दूसरी जो परत है वो कौन सी है? होरिजोन ए। होरिजोन ए क्या है? इसे 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 ऊपरी मृदा भी कहते हैं। देखो ये क्या है? ऊपरी भाग है। ये क्या है? मृदा का ऊपरी भाग है। ऊपर वाला जो भाग है ये क्या है? ऊपरी भाग है। और होरिजोन जो ए है ये क्या है? ऊपरी मृदा है। इसे ऊपरी मृदा भी कहते हैं। ऊपरी मृदा या मिट्टी भी कहते हैं। होरिजोन ए को क्या है? ऊपरी मृदा या मिट्टी भी कहते हैं। समझ में आई बात? कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि होरिजोन ए को ऊपरी मृदा या ऊपरी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट देखना कि जो होरिजोन ए है, होरिजोन ए के अंदर जो फसल होती है, फसल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें कहाँ पे पाई जाती है? होरिजोन ए के अंदर। उसके किसके अंदर? पौधों की जो जड़ें हैं वो किसके अंदर पाई जाती है? कौन सी परत के अंदर पाई जाती है? होरिजोन ए के अंदर। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसके अंदर पौधों की जड़ें पाई जाती है। पौधों की जड़ें कौन सी परत के अंदर पाई जाती हैं? होरिजोन ए के अंदर। होरिजोन ए के अंदर पौधों की जड़ें पाई जाती है। पौधों की जो जड़ें हैं वो किसके अंदर पाई जाती है? होरिजोन ए के अंदर पाई जाती है, ठीक है। समझ में आई बात? इसके बाद में देखना तीसरा, होरिजोन बी। होरिजोन बी, देखो होरिजोन जो बी है, होरिजोन बी क्या है? इसके जस्ट नीचे वाली परत, तो जो बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं, जो विशाल जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें कहां तक जाती है? होरिजोन बी तक। तो होरिजोन बी के अंदर पेड़ों की जड़ें पाई जाती है। होरिजोन जो बी परत है, मिट्टी की जो मृदा की जो परत है होरिजोन बी, उसके अंदर क्या है? बड़े जो पेड़ है उनकी जड़ें पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिखना, इस परत के अंदर पेड़ों की जड़ें पाई जाती है। पेड़ और पौधों में तो अंतर पता होगा। पौधे क्या होते हैं? छोटे होते हैं और पेड़ क्या होते हैं? बड़े होते हैं। पाई जाती है, यानी कि पेड़ों की जो जड़ है वो किसके अंदर पाई जाती है? होरिजोन बी परत के अंदर पाई जाती है। समझ में आई बात? पेड़ों की जो जड़ें हैं वो किसके अंदर पाई जाती है? होरिजोन बी के अंदर। और जो होरिजोन ए है उसके अंदर क्या पाई जाती है? पौधों की जड़ें पाई जाती है। समझ में आई बात? इसके बाद में देखना होरिजोन सी। होरिजोन सी में देखना कि होरिजोन सी के अंदर जो ये मृदा की जो परतें हैं
इसमें पहली ह्यूमस, दूसरी होरिजोन ए, होरिजोन बी जिसमें पौधों की जड़ें, इसमें बड़े पेड़ों की जड़ें पाई जाती है। होरिजोन सी जो है, होरिजोन सी क्या है, फसल के लिए यानी कि खेती के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि खेती के लिए खेतों जो पौधे हैं उनकी जड़ें वहां तक नहीं पहुंच पाती है। और जो उपजाऊ मृदा है, जो उपजाऊ मृदा है वो इन दोनों परतों के अंदर यानी कि होरिजोन ए और होरिजोन बी के अंदर ही पाई जाती है। यानी कि होरिजोन सी के अंदर उर्वरक क्षमता नहीं होती, उर्वरक क्षमता नहीं होती, उर्वरक क्षमता नहीं होती। उर्वरक क्षमता जो होरिजोन सी है, होरिजोन सी के अंदर, होरिजोन सी के अंदर नहीं होती है, यानी कि ये खेती के लिए उपयोग मृदा नहीं होती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसके अंदर लिखना, इस परत में, इस परत में, इस परत में खेती की उर्वरक क्षमता नहीं होती है, उर्वरक क्षमता, उर्वरकता नहीं होती है, उर्वरकता नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि यह मृदा जो है, ये परत जो है वो खेती के लिए उपयोगी नहीं है। यह जो परत है वो वह यह परत खेती के लिए, खेती के लिए, खेती के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? जो होरिजोन सी है वो क्या है, खेती के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखना, यहीं पे लिखना होरिजोन, होरिजोन, होरिजोन आर। होरिजोन जो आर है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। तो इसमें लिखना होरिजोन आर के अंदर पत्थर पाए जाते हैं। इस परत में, इस परत में पत्थर पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। समझ में आई बात? ये वाले पॉइंट्स दोनों समझ में आए। होरिजोन सी जो है वो क्या है, उर्वरकता के लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि खेती करने योग्य जो परत है वो नहीं है। और जो होरिजोन आर है उसमें क्या है, पत्थर पाए जाते हैं, और ये क्या है, ये खेती के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? दोनों परतें समझ में आई। यानी कि मृदा की जो मिट्टी है उसके अंदर कितनी परतें पाई जाती है, 5 परतें पाई जाती है। कौन कौन सी? होरिजोन ओ, होरिजोन ए, होरिजोन बी, होरिजोन सी और होरिजोन आर। समझ में आई बात? होरिजोन ओ है वो क्या है, ऊपरी भाग है, मृदा का जो ऊपरी भाग है वो क्या है, होरिजोन ओ है। इसे ह्यूमस भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ह्यूमस भी कहते हैं। इसके बाद में आती है होरिजोन ए, होरिजोन ए, होरिजोन ए के अंदर जो पौधे होते हैं, छोटे जो पौधे होते हैं उसकी जड़ें किसके अंदर पाई जाती है, होरिजोन ए के अंदर। ठीक है, और जो होरिजोन बी है, होरिजोन बी के अंदर क्या पाए जाते हैं, बड़े जो वृक्ष होते हैं, बड़े जो विशालकाय वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें किसके अंदर पाई जाती है, होरिजोन ए परत के अंदर पाई जाती है। ठीक है, होरिजोन सी के अंदर ये क्या है, खेती करने योग्य नहीं है, इसकी जो ये जो परत है ये खेती करने योग्य नहीं है, यानी कि खेती के लिए यह उपयोगी परत नहीं है। उसके बाद में होरिजोन जो आर है, होरिजोन जो आर है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना, इसके बाद में देखना भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार, देखो भूगोल के अनुसार मिट्टी के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित मृदा,
स्थानांतरित मृदा, स्थानांतरित मृदा। और दूसरा है स्थान वृहद मृदा, वृहद मृदा। देखो ये दोनों समझना, स्थानांतरित मृदा और स्थान वृहद मृदा क्या है, ठीक है। देखो मिट्टी जो है, मिट्टी क्या करती है, जो भी बालू है, जो मोटे पत्थर वगैरह है, उनके घिसने से और रेत आकार में आ जाती है, वो क्या क्या होती है, मिट्टी होती है या मृदा होती है, ठीक है। तो स्थानांतरित मृदा क्या है कि जहां वह मृदा, इसको देखना, वह मृदा जो जहां पर बनती है, जहां पर भी बनती है, वहां से वायु और जल के द्वारा अपने स्थान को छोड़कर, जहां पर वो बनी उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर स्थानांतरित हो जाए, यानी कि कहीं दूसरे स्थान पर जाकर वो फैल जाती है, तो वो कौन सी मृदा होती है, स्थानांतरित मृदा होती है। वह मृदा जो जहां पर बनती है वहां से जल और वायु के माध्यम से किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, तो वो मृदा कैसी कहलाती है, स्थानांतरित मृदा। और जो स्थान वृहद मृदा है वो क्या है, वह मृदा जो मृदा जहां पर बनती है, वह मृदा जो मृदा जहां पर बनती है, जैसे कि कोई भी चट्टान टूटी, चट्टान के छोटे छोटे महीन कण होने के कारण मृदा के रूप में बनी और वो वहीं पर ही रुक जाए, लंबे टाइम तक वहीं पर ही रुक जाए, तो वो मृदा कैसी कहलाती है, स्थानांतरित मृदा कहलाती है, वो स्थान वृहद मृदा कहलाती है, ठीक है। तो देखो स्थानांतरित मृदा, स्थानांतरित मृदा में लिखना, वह मिट्टी जो जहां पर बनती है, जो जिस स्थान पर बनती है, जो जिस स्थान पर बनती है, स्थान पर बनती है उसे छोड़कर जल या वायु, वह मिट्टी जो जिस स्थान पर बनती है उसे छोड़कर जल या वायु के माध्यम से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, तो ऐसी मिट्टी क्या कहलाती है, स्थानांतरित मृदा कहलाती है। यानी कि वह मिट्टी जो अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर, उस स्थान को छोड़कर जहां पर वो बनी है, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाए, कौन सी मृदा कहलाती है, स्थानांतरित मिट्टी कहलाती है। तो इसका जो उदाहरण है वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और स्थान वृहद मिट्टी वह होती है, वह मृदा जो जहां पर बनती है, जो जहां पर बनती है वहीं पर रह जाए, यानी कि अपने स्थान को परिवर्तित ना करे, तो वो मृदा कौन सी कहलाती है, स्थान वृहद मृदा कहलाती है, ठीक है। समझ में आई बात। तो कौन कौन सी मिट्टी है जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ये ऐसी मृदा है जो अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करती है। लेकिन जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी क्या करती है, अपने स्थान को परिवर्तित कर देती है, ठीक है। इसके बाद में देखना, समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में देखना, जो नेक्स्ट एक पॉइंट लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। कौन से वो 8 भाग है, पहला है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी,
लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। समझ में आएगा? तो ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, यानी कि भारतीय अनुसंधान कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। समझ में आई बात? जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, इसके अनुसार जो मिट्टी है, मिट्टी कितने भागों में बटी गई है? मिट्टी 8 भागों में बटी गई। कितने भागों में? मिट्टी के 8 भाग है। कौन कौन से? पहली है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल मिट्टी, चौथी है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। देखो इसकी जो ट्रिक है इन चारों को याद करने की, वो है जला कर लोटो। जैसे जलोढ़ मिट्टी, एल से लाल मिट्टी, कर से काली मिट्टी, जैसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, आर से रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। लोटो से लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो इसके बाद में है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी और सातवां है दलदल मिट्टी, और आठवां और लास्ट एंड फाइनल है लवणीय मिट्टी। समझ में आई बात? देखो भारतीय कृषि अनुसंधान जो केंद्र है उसने मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। कौन कौन से? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदल मिट्टी और लवणीय मिट्टी। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। हेडिंग डालना जलोढ़ मिट्टी। देखो जलोढ़ मिट्टी को, इसमें देखना जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। समझ में आई बात? कि दोमट मिट्टी को, जो जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या है? दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। और इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना है, यह भारत की सर्वाधिक उर्वरकता वाली मिट्टी है। ठीक है। ये क्या है? ये भारत की सर्वाधिक उर्वरकता वाली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। इसके बाद में देखना, यह संपूर्ण
भारत के 43% भाग पर पाई जाती है। ये क्या है? ये भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का जो 43% भाग है उसके अंदर क्या है, ये पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? देखो, ये उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है, ये उत्तर के मैदानी क्षेत्र में जो सिंधु नदी के मैदान का क्षेत्र और गंगा नदी के मैदान वाला जो ये क्षेत्र है, ये राजस्थान का ये मरुस्थल वाला जो ये क्षेत्र है, नहीं ये वाला जो क्षेत्र है मरुस्थल के अंदर तो मरुस्थली मिट्टी आएगी। जो ये उत्तर का मैदान है और यहाँ पे जो तटीय मैदान वाला जो ये क्षेत्र है, इसके अंदर क्या है, ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान वाला जो क्षेत्र है और ये पूर्वी तटीय मैदान वाला क्षेत्र, तटीय जो मैदान वाला क्षेत्र है वो किसके, उसके अंदर जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में लिखना, यह क्या है? सर्वाधिक उर्वरकता वाली मिट्टी है और यह क्या है? संपूर्ण भारत के 43% भाग पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में देखना कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा हो गया? क्षेत्र में देख लो, क्षेत्र में देखना, क्षेत्र में तो क्या हो गया? उत्तर का उत्तरी मैदान, यानी कि उत्तर का मैदान वाला जो क्षेत्र, उत्तर का मैदान वे तटीय जो मैदान है, तटीय मैदान। अब देखो, उत्तर का मैदान भी मैं पढ़ा चुका हूं और तटीय जो मैदान है उनके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं उनको भी मैं आपको बता चुका हूं। तो दोनों को याद रखना कि उत्तर का जो मैदान है और जो तटीय मैदान वाला क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखना, फसल जो जलोढ़ मिट्टी है उसके अंदर कौन कौन सी फसल हो सकती है? तो देखो, गेहूं, मक्का, तिलहन और आलू, ये क्या है? अच्छी मात्रा में होते हैं। यानी कि जो सर्वाधिक उपयोगी जिन फसलों के लिए जो जलोढ़ मिट्टी है वो कौन कौन सी है? गेहूं, मक्का, तिलहन और आलू। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना, जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में चूना पत्थर यानी कि चूना की जो मात्रा है, चूना पत्थर की मात्रा वे पोटेशियम की मात्रा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रचुर का मतलब अधिकता, प्रचुर मात्रा पाई जाती है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर क्या है? फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यानी कि ये भूमि की उर्वरकता को बनाने के लिए चूना जो पत्थर है, चूना पत्थर में पोटेशियम बहुत ज्यादा उपयोगी है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। और जो जलोढ़ मिट्टी है इसके अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन वे हुमस की कमी होती, कमी पाई जाती है। समझ में आई बात? हुमस की, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की जो कमी है वो किसके अंदर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक बार इनको सभी को पॉइंट को देख लेते हैं। बहुत ही छोटे पॉइंट है, उपयोगी पॉइंट है और इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो, जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसके जो अन्य नाम है, कई बार पूछ लेता है दोमट मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, पहले वाला पॉइंट समझ में आया। उसके बाद में देखना, भारत में सर्वाधिक जो उर्वरकता वाली मिट्टी है वो कौन सी है?
भारत की सर्वाधिक उर्वरकता वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर चूना, पत्थर और पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम की जो प्रचुरता पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और भारत के जो 43% भाग है, 43% भाग के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में देखना जो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का जो मैदान क्षेत्र है, ये देखो, ये गंगा का मैदान, गंगा का जो मैदान है ये वाला, ये गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान होता है। देखो यहां से गंगा नदी का, ये गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान है, ठीक है। और यहां से सिंधु नदी, पंजाब वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? सिंधु नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। और यहाँ से जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो उत्तर का मैदान है, इस मैदान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और जो तटीय मैदान, तटीय यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच वाला जो क्षेत्र है, इस तटीय मैदान के अंदर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। और इसके अंदर अपन गेहूं, मक्का, तिलहन और आलू की फसलों के लिए ये जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके अंदर किन किन तत्वों की अधिकता है? चूना पत्थर की और पोटेशियम की, ठीक है। कमी किसकी है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसके अंदर कमी पाई जाती है, इसलिए ये क्या है? बहुत ही ज्यादा उर्वरक मिट्टी है। भारत की सर्वाधिक उर्वरकता वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।